कि जैसे अब जाहिर बात है आपने फील्ड में जाना है, यू नीड लॉजिस्टिक सपोर्ट, यू नीड व्हीकल, यू नीड ड्राइवर या अपनी गाड़ी, फ्यूल की कॉस्ट है, सारी चीजें हैं। लेकिन अब मैं घर बैठे अगर ऑनलाइन डाटा एक्सेस कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या एक मोबाइल चाहिए अच्छा वाला, जिसके जरिए मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। एक बंदा जो जहां पर फील्ड में है उसे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ इसी गूगल मीट के थ्रू, और जो भी, तो वो वहां पर बैठ के अपना डाटा वाटा मुझे भेज सकता है, मैं उसके साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ, सारी चीजें। बिल्कुल तो सही। अब हमने तो चेंज किया है। जैसे आपने कहा ना कि एक एक्टिविटी है, जैसे एक्टिविटी ए थी कि फील्ड में जाना है, अब वो फील्ड में नहीं जा रहे, हम ऑनलाइन उसके साथ असेसमेंट कर रहे हैं। तो उस बजट को या उस कॉस्ट को मैं रिलोकेट कर रहा हूँ। तो सर उसका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में कोई मतलब, अगर हम एक्टिविटीज को रीडिफाइन कर लेते हैं और कॉस्ट सेविंग कर ली या उस कॉस्ट को दूसरी जगह पे हम ले गए, तो हाँ, मतलब वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है ए- स्केड्यूल्स को और आगे फर्दर जो देखिए, भी प्रोसेसेस होती हैं? इसको हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि रीप्लानिंग हो रही है। वो जो प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन होती है, हम वक्त के सिचुएशंस के हिसाब से अब पूरा प्लान अमेंड कर रहे हैं, अपना तरीकाकार अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपकी जो अप्रोच थी प्रोजेक्ट करने की, आप वही बदल रहे हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकता है कि ये उतनी सूदमंद ना हो जितनी पुरानी वाली टेक्निक थी, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें वक्त के हालात के हिसाब से इस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हो सकता है ये महंगी पड़े, हो सकता है ये सस्ती पड़े, तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू आर प्रोग्रेसिवली एलेबोरेटिंग टू वट एवर सिचुएशन इज अवेलेबल। प्लान अमेंड होगा, अप्रोच अमेंड होगी आपकी सारी। अच्छा जी, ये तो सर अगर जी जी, बोलिए बोलिए। अगर सॉरी सॉरी सर, अगर अप्रोच हम चेंज कर रहे हैं तो सर जो ये स्केड्यूल हम डेवलप करेंगे और जो टूल एंड टेक्निक्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट होगा, सिर्फ बिल्कुल ये सवाल है मेरा। सर जी, स्कोप बदल जाएगा। स्कोप बदल गया तो पूरा ओके। दलदला आ जाएगा, स्केड्यूल सब गए, नए सिरे से सब कुछ रिहैश करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे फिर एजाइल अप्रोच काम कर सकती है, बिकॉज अगर फंडर है या जो भी डोनर है, ही सेइंग यस देयर इज अ सिनेरियो, देयर इज अ मतलब एक अनसीन सिनेरियो आ गया हम्म। जो हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रोजेक्ट खत्म करें, आप टीम हटा दें, टीम भी काम करे, सब कुछ काम करे, प्रोजेक्ट को एज इट इज चलने दें। आप रादर देन आप फील्ड विजिट्स कर रहे हैं, आप इसके बारे में सोचें कि इसको आप किस तरीके वो से कर होगा ना, सकती हैं। वो आपका मतलब कुछ हमारे भी चल रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्लान में अमेंडमेंट्स होंगी। लेकिन देखें, एजाइल की बात और है। एजाइल ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें मुसलसल तब्दीलियां आ रही हों। मतलब परसीव्ड है कि यार ये इसमें तो हर मिनट बाद कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी। अनफोर्सीन को छोड़ दें, आप कभी कभार कोई अनफोर्सीन आ गया, कोई अनहोनी होगी, वो अलग चीज है। लेकिन अगर तो आपका कस्टमर ऐसा है या ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि हर 2 मिनट बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, उस वक्त मैं एजाइल के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेबल है, प्रोजेक्ट का स्कोप तो चेंज नहीं हुआ ना, स्कोप तो वही है, लेकिन सिर्फ काम करने का तरीका, जो अप्रोच था आपका, वो चेंज होगी। तो अप्रोच में प्रोजेक्ट के दरमियान दरमियान में कहीं भी अपनी अप्रोच चेंज करके अपने स्केड्यूल वगैरह को एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने रिसोर्सेज को रिहैश कर सकता हूँ, तरीकों को रिहैश कर सकता हूँ, एंड आई कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। रीबेस लाइनिंग करानी पड़ेगी मुझे। डन हो गया सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने रिसोर्स लेवलिंग बताई, ऑप्टिमाइजेशन का एक तरीका। और ये किस लिए था? ये इसलिए था कि अगर एक ही रिसोर्स इत्तफाकन एक से ज्यादा एक्टिविटीज के ऊपर कमिटेड हो, जो कि साइमल्टेनियस हो रही हो, तो वो तो ऐसा काम कर नहीं सकता। तो मैंने आपको क्या रूलिंग दी कि मल्टीटास्क कराने की कोशिश मत करें, टाइम उतना ही लग जाएगा, काम खराब होगा। आप ये करें कि पहले उसको एक चीज के ऊपर काम करने दें, फिर दूसरी पे जाने दें, और पहले ज्यादा जरूरी काम करवाएं और फिर कम जरूरी काम करवाएं। मतलब दोनों में से जिस एक्टिविटी, ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी, जिसका फ्लोट कम है वो काम पहले करे, या जो क्रिटिकल है ज्यादा उस वो काम पहले करे। और टाइम उतना ही लगेगा, 3 दिन जमा 3 दिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीटास्क करेंगे तो 6-6 दिन के दोनों काम हो जाएंगे,
होंगे साइमल्टेनियस, लेकिन 6-6 दिन के। फायदा कितने का हुआ? एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। नुकसान ये है कि उस बंदे की अटेंशन एक काम के ऊपर फोकस नहीं रहती, वो रोजाना पर ये करता है फिर वो करता है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि बकर ईद के ऊपर आपकी गली में एक कसाई आता है, वो जनाब एक तरफ से बकरों के गले काटने शुरू करता है, आखिर तक चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर जनाब उसको खाल उतारनी शुरू करता है, एक एक सब की उतारता है। पहला बकरा तैयार हालत में जब मिलेगा तो शाम हो चुकी होगी। अगर वो इंसान के बच्चों की तरह पहले एक बकरे को भुगता ले, आधा एक घंटा लगा के उसको प्रोडक्ट उनके हवाले करे, दूसरे के पास जाए उसका प्रोडक्ट उसके हवाले करे, तो मतलब ये है कि साथ साथ कॉन्टिन्यूस डिलीवरी होती जाए, लोग कस्टमर आपका इमीडिएटली सेटिस्फाई होता जाए। यहाँ क्या किया हुआ है उसने? उसने जनाब टांगे फंसाई हुई है सारी जगहों पर, और रात को 9 बजे तक किसी को गोश्त ही नसीब नहीं हुआ। तो हम एग्जैक्टली वही बात करें कि टाइम इस, और दूसरी बात ये, व्हेन ही इज गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अदर, ही इज ट्रेवलिंग एंड ही इज उठ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, तो उसमें भी तो टाइम लगता है ना, तो एडिशनल टाइम वेस्ट कर रहा है वो बीच में, और काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो ये मल्टीटास्किंग बिल्कुल अहमकाना सोच है, और ये अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो ऑपरेशन ड्यूटी भी दी होती है, प्रोजेक्ट भी दिया होता है, और साथ कुछ और काम भी दिया होता है, ये सारा कुछ कर लेगा। भाई उसके पास 8 घंटे पर डे अवेलेबल है, वो किसके ऊपर कंसंट्रेट करे पहले ये फोकस करके बता दें। मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना कि सब कुछ कर लेगा। लाजिम बात है कि एक एक चीज पे जब वो अटेंटिव होगा, दूसरी पे अटेंटिव नहीं होगा, उसको कम अटेंशन देगा, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया जी रिसोर्स कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का तरीका, जिसको हम रिसोर्स लेवलिंग के थ्रू करते हैं। दूसरा तरीका जो था वो है रिसोर्स स्मूथिंग कहते हैं उसको। रिसोर्स स्मूथिंग कहा गया, एक मिनट, उसकी तस्वीर इधर नहीं बनी हुई। हाँ ये, नहीं नहीं सॉरी, ये भी नहीं है, किधर गया रिसोर्स में? रिसोर्स स्मूथिंग में ये होता है कि हम एक, जिस तरह ये ग्राफ बना हुआ ना, ये वाला ग्राफ, हाँ ये होता है, ये हमने रिसोर्स की कमिटमेंट लगा ली कि पहले दिन कितने चाहिए, दूसरे दिन कितने चाहिए, ये नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ये जो सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है, दिस कंसिडर दिस एज अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ये हर डेट लिखी हुई है, पहले दिन कितने रिसोर्सेज चाहिए, मतलब एक्स रिसोर्स का चार्ट बना लिया मैंने, तो पता चलता है जी ये रिसोर्स कहीं कभी ज्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए। तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको नॉर्मलाइज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ओके, ये मैं 3 रिसोर्स के ऊपर इसको लॉक कर देता हूँ, और मेरी जो एवरेज रिक्वायरमेंट है वो 3 है, तो मैं 3 बंदे हायर कर लेता हूँ, और इसके हिसाब से इससे ज्यादा बंदे नहीं हम लाएंगे, 3 ही बंदे ये सारा काम करेंगे। तो अब 3 बंदों से वो काम करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा कि अपने स्केड्यूल को एक्सपैंड कर दूंगा कि बंदे लिमिटेड हैं, 3 ही बंदे हैं ये वाले, और इनसे ही काम कराना है, तो अब उसके लिए फिर टाइम को बढ़ा दिया जाए। इस काम को जो मतलब रिसोर्स को बैलेंस करके, स्मूथ करके, और टाइम को ओवरऑल बढ़ा दिया जाता है, इसको कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग। ये बात समझ आई कि नहीं आई? वो जो मैंने आपको अभी बताया सर ना, ये रिपीट कर दे सर। वो जो हमने अभी किया नहीं था, एक्स रिसोर्स वाई रिसोर्स की बात की थी। फर्ज करें कि ये मैं आपको बताता हूँ, फर्ज करें जो एक्स रिसोर्स था उसकी बार है, पहले ये जनाब 1 2 3 4 5, फर्ज करें पहले दिन 2 चाहिए, दूसरे दिन 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर नहीं चाहिए, फिर इधर, फिर इधर। तो आप देखते हैं कि हैपेजर्ड किस्म की रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। मैं इनकी कोई स्टैटिस्टिकल एवरेज निकाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ ओके, लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर, वी विल हायर 3 पीपल एंड वी विल डू विद दैट, वी विल नॉट हायर द 4th and 5th पर्सन। अब होगा ये कि मैं काम को इधर जहां पे मुझे कम जरूरत है, वहां पे मैं जो जो खाली खाने नजर आ रहे हैं आपको, ये जगह, ये खाली जगह है, तो ये जो रिसोर्स यहां से टूटा है इसको मैं इधर इस्तेमाल करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से इन रिसोर्सेज को एडजस्ट किया जाए। अगर एडजस्टमेंट से बात बनती है और टाइम नहीं बढ़ता, अच्छी बात है, लेकिन टाइम बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा तो मेरी प्रोजेक्ट की लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो आई एम ओके विद दैट। सो दिस वे मेरा वो मसला हल हो गया कि मैं मुझे
मैक्सिमम रिसोर्सेज के पैसे पे करने पड़ रहे हैं, अभी मुझे एक एवरेज रिसोर्स के पैसे पे करने पड़ रहे हैं, ये फिर भी बियरेबल है। ठीक है जी, ये एक्स रिसोर्स का निकल आया। इस तरह दूसरा चार्ट आप वाई का बनाएं उसके हिसाब से, तो जो रिसोर्स आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल है उसके मुताबिक आप फैसला कर लेते हैं कि इसके साथ, इसको कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग। मतलब वी विल नॉट यूज मोर देन दिस मच रिसोर्स फॉर द होल प्रोजेक्ट। ये वाला रिसोर्स कहीं भी 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गॉट इट? ये जनाब, भाई आप लोग मुझे बताते रहा करें, मुझे इस तरह तसल्ली नहीं होती है। रिसोर्स लेवलिंग रिपीट कर देंगे प्लीज। यार बात यह है कि हमने, आपको याद है ना जो मैंने ग्राफ आपको बना के दिया था, उसमें हमने ये देखा था कि कहीं पे रिसोर्स ज्यादा लग रहा था, कहीं पे कम लग रहा था। याद है ना वो जो गैन चार्ट के नीचे यस सर, ये याद है। एक्स और वाई, जी कभी जी ज्यादा कभी कम। मैंने कहा था जी। अगर सबसे ज्यादा पे आप हायर कर लेंगे तो आप तो पे कर रहे हैं, जो आपको प्रोजेक्ट में बजट मिला हुआ है वो तो सिर्फ उन लोगों की तनख्वाह मिली है जितना दिन वो काम करेंगे। जो बाकी, अगर से 2 बंदे काम कर रहे हैं तो बाकी 9 बंदे जो बैठे हुए हैं उनको तनख्वाह कहां से दे रहे हैं आप? अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अमीर है, वो अफोर्ड कर सकती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी होती है। अगर वो अफोर्ड कर सकती है, वो 13 बंदे हायर कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इकोनॉमिकली दिस विल बी अ डिजास्टर। सो इट इज बेटर कि मैं मिनिमम, बेयर मिनिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल करूं जिसमें काम हो जाए। तो मैं कहता हूं अच्छा नहीं, एक बंदा तो नहीं, ऐसा करते हैं कि हम इसकी एक ले लेते हैं कि तकरीबन 5 बंदे जो हम रख लेते हैं और थ्रू आउट से काम करवाते हैं, मजीद कोई बंदा हायर नहीं करेंगे। इसका मतलब है 13 बंदों की भी जरूरत होगी तो 5 ही बंदे काम करेंगे। इसका मतलब एक्टिविटी जो 13 बंदों से होनी थी 2 दिनों में, अब शायद हमें 6 दिनों में करनी पड़े या 5 दिनों में करनी पड़े, तो जिसकी वजह से आपका स्केड्यूल एक्सपैंड होने का चांस है। तो रिसोर्स, इसे कहते हैं स्मूथिंग, कि रिसोर्स को हमने स्मूदन आउट किया है। यहाँ पे कोई रिसोर्स का कंफ्लिक्ट नहीं था, लेकिन मैंने रिसोर्स को स्मूदन आउट किया है और उससे मैंने बचत करने की कोशिश की है। दैट इज वंडरफुल। जी जी मैडम। सर आपने रिसोर्स का बचत तो किया, लेकिन अगर आपने इनॉग्रेशन की डेट आप उसे गुजर गए हैं तो फिर तो ये फायदेमंद नहीं होता आगे हुआ प्रोजेक्ट। देखें, हमें सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो लाजमी बात है हम अपनी मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लाते हैं कि जनाब या तो इतने एक्स्ट्रा पैसे देने को राजी हो जाओ और या फिर इसकी डेट एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, डेट एक्सटेंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन इज बी रेडी टू पे फॉर इट। इतने पैसे एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो जाओ। अगर वो पे करते हैं तो मुझे क्या एतराज है? मैंने तो जो हकीकत है वो अपनी मैनेजमेंट के सामने रख देनी है, फैसला तो उन्होंने लेना है। मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूं कि रिसोर्सेज का बेटर यूजेज ये हो सकता है। अब दूसरी बात हो सकती है वो ये कहें कि नहीं जी आप ऐसा करें, आपको आज 13 बंदे चाहिए तो आप कल फायर कर दें सारे के सारे, और फिर एक दिन के बाद आप 9 बंदे ले लें और फिर 2 बंदे ले लें। ऐसा भी हो सकता है। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, मैं मार्केट से लेबर उठा लेता हूं, लेकिन देन जो कॉस्ट हमारी होगी वो तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएगी। आर यू रेडी फॉर दैट? बात वही बन जाती है। मतलब ये दोनों बराबर की चीजें हैं कि मैं 13 बंदे ही हायर कर लूं या मैं उन बंदों को ऑन टाइम पर टाइम बेसिस के ऊपर मार्केट से रोज के रोज उठाता रहूं, तकरीबन कॉस्ट मुझे सेम ही पड़ जाएगी। जी जी मेरे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करे। आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। आप 13 बंदों से मैं काम करवाऊँ 2 दिनों में, या मैं 5 बंदों से 6 दिन में काम करवाऊँ। सर देखिए, बिकॉज अभी रिसेंट एक्सपीरियंस में ये हुआ था। सर एनएसटीपी पे मैंने काम किया नस्ट के साथ। उनका पीएमओ, दे आर ह्यूज पीएमओ। उन्होंने ये किया था, इनॉग्रेशन की डेट दे चुके थे, पीएम के पास डेट चली गई थी, जी जी और फिर इन लोगों ने वही किया था, 13 बंदों को 2 दिनों में लगा के दिन रात सारी फ्लोर्स पे करवाया था, बिकॉज हम इनॉग्रेशन की डेट आगे नहीं कर सकते थे। तो सर ये भी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते कि आपने उसको अचीव करना है। अगर हम अचीव ना करते तो वी वर नॉट गुड। अपनी अपनी नाअहलियों को छुपाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है।
ये जो चीज आप कह रही हैं इसे कहते हैं क्रैशिंग। क्रैशिंग आखिरी रिजॉर्ट होता है, वो स्केड्यूल कंप्रेशन में आती है। क्रैशिंग जो है ये आखिरी रिजॉर्ट होता है। असल में हमारे यहाँ इस बात का तो कोई एहतराम ही नहीं है कि हमने कोई पैसे बचाने हैं, इकोनॉमी करनी है, कोई और हिसाब किताब करना है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कहती है बस ठीक है बंदे हायर कर लो। अब वो बंदे हायर कर लिए जाते हैं और मैं आपको यकीनी तौर पे बता सकता हूँ 80% लोग जो कि गवर्नमेंट हायर करती है प्रोजेक्ट्स पे एंड अदरवाइज, वो ना अहल तरीन लोग होते हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में काम करके नहीं देखा होता, कुर्सी से हिल के नहीं देखा होता। वो कोई 10 से 20% लोग हैं जो पूरे इदारा चला रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट में तो लुट पड़ी हुई है, वहां पे तो आप जो मर्जी जितना मर्जी पैसा निकाल लें। अगर आपने उसको तमीज के साथ करना है उस प्रोजेक्ट को, देखें याद रखिए, यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर। आप सजेस्ट कर सकते हैं, चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव आपका बॉस ही करेगा, स्पॉन्सर ही करेगा, और जो वो कहता है आपने तो वही करना है। लेकिन आप अपना पूरा केस ले जाके उसको प्रेजेंट करेंगे, इस तरह इतनी बचत होती है, इस तरह ये होता है, इस तरह ये होता है। अब वो कहता है कि नहीं जी, जैसे मैंने कहा था ना कि रिस्क की टॉलरेंस क्या है, वो कहता है पैसा बहुत है, तुम फिक्र ही ना करो, बस पै जाओ इसके पीछे, कल कंप्लीट होना चाहिए, मुझे कल काम कंप्लीट चाहिए। तो ठीक है भाई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का इसमें कोई कसूर नहीं है, बट ब्रिंग एवरीथिंग इन राइटिंग। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि कल अगर कोई इल्जाम लगे, कल आपको अदालत में बुलाया जाए, तो आप वो कागजात अपने सामने रखें कि जनाब मैंने ये एनालिसिस पेश किया था और इसके नतीजे में मुझे ये हुक्म दिया गया था और ये ऐसे हुआ था, तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जी जनाब, कोई बात समझ आई? लीड और लैग तो आपको याद ही होगा, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन के 3 तरीके हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन जो अभी आप बात कर रही थी, दो तरीके हैं, क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग। ऐसा है कि फर्ज करें 2 एक्टिविटीज हैं, ए और बी, ए के बाद बी ने होना है, तो ये तो टाइम लेगा। ए एक्टिविटी 3 दिन की और बी एक्टिविटी 5 दिन की है, 5 और 3 8 दिन लेगा ये तो। लेकिन अगर मैं किसी तरह से ए और बी में कुछ पैरेललिज्म बढ़ा दूं, मतलब ए के खत्म होने से पहले किसी तरह से मैं बी को शुरू कर दूं, तो काम जल्दी हो जाएगा। जितना ओवरलैप होगा उतना काम जल्दी हो जाएगा। आपको याद होगा जो हमने स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश पढ़ा था, उसमें बुनियादी तौर पे हम यही काम कर रहे थे कि वी हैड स्लाइडेड 2 एक्टिविटीज टू ओवरलैप ईच अदर फॉर सम टाइम, बट दैट डज नॉट मीन दोज आर हैपनिंग इन पैरेलल। They are not happening in parallel, but actually they are overlapping for a while. Fast tracking का मतलब है to increase the parallelism amongst two otherwise non-parallel activities. इससे टाइम बचता है, और ये सबसे पहली अप्रोच आपकी टाइम बचाने की। और जब भी आपके ऊपर प्रेशर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, सबसे पहले हम फास्ट ट्रैकिंग ही कोशिश करते हैं। अगर कोई एक्टिविटीज को ओवरलैप किया जा सकता है तो हम कर लेते हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप चेंज करके कुछ टाइम बचाया जा सकता है तो वो हम बचा लेते हैं। वी डू आर लेवल बेस्ट, और हम उसको उस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये कौन है जी? यूसुफ, अपना माइक बंद कीजिएगा। ओके, तो फास्ट ट्रैकिंग इज योर फर्स्ट चॉइस, राइट? लेकिन क्रैशिंग क्या है? अच्छा, फास्ट ट्रैकिंग का मैं पहले आपको नुकसान बता दूं। फास्ट ट्रैकिंग जितनी ओवरलैप ज्यादा बढ़ाएंगे ए और बी एक्टिविटी, अदरवाइज ए के बाद बी ने होना था ना, तो बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था। जब तक ए कंप्लीट नहीं होती बी को नहीं शुरू करने दूंगा। इसका मतलब है कि एक चेक लगा हुआ था उसके पीछे। अब आपने वो चेक खत्म कर दिया, वो कंट्रोल खत्म कर दिया, और अब ना सिर्फ ये कि कंट्रोल लूज हो गया, बल्कि रिस्क बढ़ गया। ये जो बी एक्टिविटी मैं शुरू कर रहा हूं ए के खत्म होने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि ए एक्टिविटी के खत्म होने पर कोई ऐसी चीज हैपन हो जाए जिसके नतीजे में वो कहें बी तो करनी नहीं थी, बी एक्टिविटी को तो कैंसिल कर दिया गया है, तो फिर जितना पैसा और वर्क आई हैव पुट इन बी एक्टिविटी वो सब जाया हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है स्टेक होल्डर की टॉलरेंस के ऊपर, वो कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। तो टॉलरेंस अगर है
कि अच्छा ठीक है जी, 1 लाख रुपए तक का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर वो कैंसिल भी हो गया वर्क तो वो मैं अपनी जेब से भर लूंगा, तब तो ठीक है। अगर आप 1 लाख का बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप 1 लाख तक की फास्ट ट्रैकिंग कर लें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो यू शुड नेवर एवर गो फॉर दिस। तो ये आपकी बर्दाश्त के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक फायदा लेना चाह रहे हैं, काम जल्दी करना चाह रहे हैं, काम जल्दी करने में आपको दो नुकसान होने हैं, एक आपका कंट्रोल लूज होना है और दूसरा आपके रिस्क ही हो जाएगा काम। रिस्क दोनों, इस सूरत में नुकसान कोई नहीं हो रहा आपको, अगर खुदा ने किया और वो काम सही हो गया तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, पैसा कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर रिस्क अक्कर हो गया तो क्या होगा? अगर रिस्क अक्कर हो गया आपको कई गुना ज्यादा नुकसान होने का इम्कान है। ठीक है जी, तो इम्कान आपने बढ़ा लिया, थ्रेट बढ़ा लिया, तो ठीक है। एज जैसे कहते हैं ना, अप फ्रंट देर इज नो, मतलब पैसे का नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ आपसे, ए एक्टिविटी पे 10,000 रुपया लगना था, बी एक्टिविटी पे 20,000 रुपया लगना था। लगना तो 10 और 20 ही था ना, 30,000 लगना था टोटल। अब वो 8 दिन में फैला हुआ है या वो 5 दिन में फैला हुआ है, 30,000 रुपया लगना है। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा दोनों को इकट्ठे शुरू करने में कि वो पैसा इकट्ठा लगना शुरू हो जाएगा, मतलब जो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा एक दिन का, लेकिन एज सच बजट तो उतना ही रहेगा। तो पैसे पे फर्क नहीं पड़ रहा। पैसे पे तब फर्क पड़ेगा जब कोई रिस्क अक्कर हो गया। तो फास्ट ट्रैकिंग रिस्क को बढ़ाती है, कंट्रोल को लूज करती है और आपको टाइम जल्दी अचीव कर लेती है। क्रैशिंग इज द लास्ट रिजॉर्ट, जो अभी आप लोग बात कर भी रहे थे। क्रैशिंग का मतलब है कि व्हाट कम में, क़यामत आ गई है, आसमान टूट पड़ा है और अब आपने बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से ये काम सुबह तक कंप्लीट करना है। ये नॉर्मली गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होता है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो फलाना आ रहा है, हमने भी भुगता हुआ ये सारा ड्रामा। और वो जनाब उसके लिए आप यकीन करें प्रोजेक्ट का उतना बजट नहीं होता जो उस एक रात में खर्च हो जाता है। हम एक मुनादरा के साथ कर रहे थे और पता लगा जी प्रेसिडेंट साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुशर्रफ साहब, और उनको ये चीज दिखानी है हमने सुबह लाजमी। और जनाब वो सामान अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। आप यकीन करें रातों रात बंदा फ्लाई किया गया सिंगापुर, उसका टिकट दिया, वो महंगे दामों पे चीजें खरीद के वहां से लेके आया और उसने आके इंस्टॉल की रातों रात, और उसके बाद कहीं जाके वो चीज प्रेजेंट हो गई। जब वो सब प्रेजेंट हो गया, सब अप्रूव हो गया, जबरदस्त, बाद में नैब का केस बन गया उस चीज के ऊपर कि ये आई कौन से तरीके के थ्रू है। अब वहां आप लाख बताते रहे कि मुशर्रफ साहब आए हुए थे जी उसके लिए की है, नोबडी इज गोइंग टू हियर यू फॉर दैट। तो क्रैशिंग जो है वो जिसे कहते हैं ना बाय हुक और क्रुक, इसके अंदर आप अपफ्रंट पैसा ज्यादा खर्च कर देते हैं। उसके ऊपर अगर 2 रिसोर्सेज लगने थे आप 10 लगा देते हैं और ओवर टाइम लगाते हैं, 24 आवर्स पे काम पे लगा देते हैं, आप टाइम लिमिट भी खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम लोडिंग ऑफ रिसोर्स, आप अंदाजा करें कहाँ 2 बंदे लगे थे और आपने 10 बंदे लगा दिए और वो भी 3 शिफ्टों में लगा दिए, तो ये तो 30 बंदे हो गए। ठीक है जी, 2 और 30 के दरमियान 15 गुना का फर्क है। 15 बंदों की 15 गुना ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी आपको। ये सिर्फ बंदों के पैसे हैं। जो सामान लगाना पड़ेगा और जो एमरजेंट जो आप प्रोक्योरमेंट्स करेंगे उनकी कीमत, आम जो कीमत उसकी थी उससे 5 से 10 गुना ज्यादा होगी। भुगतना पड़ता है, जब क्रैशिंग का वक्त आ जाए तो भुगतना पड़ता है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। नॉर्मली ये फर्ज करें 3 एक्टिविटीज थी, ए एक्टिविटी 1 से 5, दूसरी एक्टिविटी 6 से 10 और तीसरी 11 से 15। अगर हम इसको फास्ट ट्रैक करते तो हम इनका ओवरलैप 2-2 हफ्ते का, जैसे ओवरलैप इसने दिखाया हुआ है कि जो चौथा पांचवा हफ्ता है वो सेकंड एक्टिविटी के पहले 2 हफ्तों से ओवरलैप कर गया। इसी तरह जो उसका आखिरी 2 हफ्ते थे दूसरी एक्टिविटी के, वो तीसरी एक्टिविटी के पहले 2 हफ्तों के साथ ओवरलैप कर गए। तो इस तरह से हमारे पास कितनी बचत होगी? 4 हफ्तों की। अब ये सारा काम 15 हफ्तों में होने के बजाय 11 हफ्तों में हो जाएगा। टाइम तो रिड्यूस हुआ, लेकिन ये जो हफ्ता नंबर 4 और 5 है और हफ्ता नंबर 7 और 8 है, दिस इज द रिस्की पीरियड। मतलब वट एवर यू डू ऑन एक्टिविटी बी इन वीक 4 एंड 5 कैन गो कंप्लीट वेस्ट। हाई रिस्क है इसके अंदर, पैसा ज्यादा नहीं लग रहा, रिस्क हाई हो गया। इसी तरह जो काम आप 7 और 8 वीक में एक्टिविटी 3 के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सारी मेहनत जाया जाए। ऑन दी अदर हैंड जब मैं क्रैशिंग करता हूं तो मैं कहता हूं कि नहीं जी,
ये काम ही आपने 5 दिन का काम ही 3 दिन में करना है। अब बात कर लें आप, 5 दिन का काम ही 3 दिन में करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, ये रिसोर्सेज ने बढ़ा दिए। तो रिसोर्सेज डबल ट्रिपल करके तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, पैसे ज़्यादा लगा के आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, बट दिस इज़ वेरी अनइकोनॉमिकल। बट नेचुरली जिस तरह आपने कहा कि ये स्ट्रैटेजिक नीड है, करना पड़ता है, तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, हर चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर अक्लमंदी के साथ चीज़ों को हैंडल किया जाए, तो ये लास्ट रिज़ॉर्ट की तरफ जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, मसला तो तब पड़ेगा ना, जब अपना काम वक़्त पे नहीं कर रहे हैं आप। आप लंबी तान के सोए हुए हैं, और जब जनाब वो इनॉग्रेशन का टाइम आने वाला है और अब एकदम सबको चाबी चढ़ गई है, तो फिर अब और कुछ नहीं देखना, क्रैशिंग शुरू कर दो। ये नाअहलों की निशानी है। क्रैशिंग मेरा नहीं ख्याल किसी प्रोजेक्ट पे की जानी चाहिए। ये है एक्सट्रीम इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ क्रैशिंग की जाती है। मैं तो फास्ट ट्रैकिंग को भी अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। फास्ट ट्रैकिंग की जा सकती है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सोचा समझा अक्लमंदाना फैसला होना चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना कि कंसिडर्ड ओपिनियन। अच्छा जी। अच्छा, एजाइल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि हम जब इनिशियली प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं, तो हम उसका एक आउटलाइन प्लान सोचते हैं कि क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, और इसको कितने मराहिल में करना है, स्कोप के अंदर कि कितने मरलों में हमने करना है। तो हम उसको फेजेस बनाते हैं, फिर फेजेस, हर फेज का बताते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये स्कोपिंग में ये सारा काम होता है। ये जो काम होता है एजाइल में, इसको हम रिलीज प्लानिंग कहते हैं, और जिस चीज को आप वहां फेज कहते हैं, इसको यहाँ रिलीज कहते हैं। लेकिन वहां तो हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो फेजेस हैं उनके साथ बड़े सॉलिडली बंधे हुए होते हैं। हम कहते हैं नहीं, बस इसी के मुताबिक काम होगा। यहाँ पे हम लूजली बाइंडेड हैं, क्योंकि एक्चुअली एजाइल में चीजें मुसलसल तब्दील होनी है। तो रिलीज एक अप्रॉक्सीमेट डेट है कि इस तक जितना काम हो गया दे देंगे। कोशिश हमारी होती है कि जो इनिशियली कंसीव किया गया था कि रिलीज 1 की डेट तक जो जो सामान डिलीवर करना है वो हम कर दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर खुद हर चीज को बार बार तब्दील कर रहा है। तो वो फिर हम कस्टमर के साथ 1 टू 1 हो जाते हैं कि अच्छा आप बताएं कौन सी तब्दीली करनी है, हम कर देंगे, और आपको दिखा दिखा के काम करते जाएंगे। आपकी नजरों के सामने ट्रांसपेरेंटली काम हो रहा होगा, जितना काम उस तारीख तक हो चुका हुआ वो आपको शिप कर देंगे उस रिलीज के वक्त। और इस तरीके के साथ कस्टमर भी खुश और आप भी खुश, और आपको पेमेंट भी उन कामों की मिल जाएगी। खैर, तो ये रिलीज डेट्स हैं, ये रिलीजेस पहले डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन ये रिलीजेस लूजली बाउंड होती हैं। इन रिलीज से कि आपने 3 महीने की डेट रखी, पहले 3 महीने बाद पहली रिलीज जाएगी डिलीवरेबल की। अब उस रिलीज 3 महीने में आपकी आइट्रेशन चलती हैं। आइट्रेशन वेरी छोटी छोटी फेजेस होती हैं, लेकिन ये टाइम बाउंड होती हैं। आपने फर्ज पे कहा कि 2-2 हफ्ते की हमारी आइट्रेशन हुआ करेगी। हर 2 हफ्ते में हम थोड़ा सा काम उठाएंगे, वो कर देंगे, उसका रिजल्ट निकाल के अप्रूव करवा लेंगे। दूसरा आइट्रेशन करेंगे, उसका रिजल्ट निकाल के अप्रूव कर लेंगे। फर्ज करें कि रिलीज 1 तक हमने ये 4 आइट्रेशंस कंप्लीट कर ली हैं। तो 4 आइट्रेशंस में से जो जो डिलीवरेबल अप्रूव हो गया है, एक्सेप्टेड है, वो हम रिलीज में डालेंगे और शिप कर देंगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि हर आइट्रेशन के एंड में अप्रूव्ड आइटम्स निकल के डब्बे में पैक होते जाते हैं, उनको पैक करके लगा दिया जाता है स्टोर में, और जब रिलीज का टाइम आता है, जब जितना टाइम माल स्टोर में पड़ा होता है, उसको गाड़ी पर लोड करके शिप कर दिया जाता है। और ये कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपने तो वादा किया था कि ये 10 आइटम देंगे, ये तो 8 आइटम आए हैं। दैट डज नॉट मैटर इन एजाइल, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज एक्चुअली द चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज इन आइट्रेशन। हर आइट्रेशन के एंड पे जो चीज निकल रही है वो कस्टमर से अप्रूव होकर निकल रही है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये ठीक बन गई है, और फिर हम उसको पैक करके रख रहे हैं। अब सिर्फ वो हमारे पास पड़ी हुई है रिलीज डेट तक के लिए, अदरवाइज वो उसने एक्सेप्ट की हुई है। तो जो चीज वो एक्सेप्ट करेगा वही उसको हम रिलीज करेंगे। तो ये इस तरीके के साथ ये काम चलता है। आइट्रेशंस के प्लान बनते हैं, हर आइट्रेशन के अंदर जो प्लान बनता है, हर आइट्रेशन के अंदर हम उसके डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको एक एक फीचर को उठाते हैं और उसके फिर टास्क बनाते हैं। बिल्कुल आपकी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। जो फीचर्स हैं, जैसे वर्क पैकेज को तोड़ के आपने एक्टिविटीज बनाई ना, डिफाइन एक्टिविटीज, यहाँ पे हम
जो यूजर स्टोरी कहलाती है, वो यूजर स्टोरी एक फीचर होता है, उस फीचर को तोड़ के एक टास्क बनाए जाते हैं, फिर उनकी एस्टिमेशन की जाती है, फिर उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है, फिर उनका जनाब क्या कहते हैं, उसका पूरा स्केड्यूल बनाया जाता है और उसको अकर किया जाता है। तो यूं समझ लीजिए आपका काम बहुत आसान हो गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाने के बजाय आप सिर्फ 8-10 एक्टिविटीज का स्केड्यूल बना रहे हैं, विच इज वेरी इजी टू हैंडल इन 2 वीक्स। सो यू आर ओनली कंसर्न अबाउट वन आइटरेशन, वो आप डिलीवर करते हैं और उसके बाद कस्टमर खुश, चीजें अप्रूव, फिर आप उठते हैं अगली आइटरेशन में चले जाते हैं। तो अब बड़ा स्मूथली काम होता जाता है। फिर कस्टमर को ये भी पता है कि ये जो 2 हफ्ते लगे हुए हैं, शुरू हुए हुए हैं, जो आइटरेशन चल रही है, इसमें जो काम हो रहा है इसको मैं चेंज नहीं करवा सकता, लेकिन बाकी सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। जो इसके बाद आने वाले काम है, मैं उनको बेशक उनका सिरे से ही उनकी कहानी तब्दील कर दूं कि नहीं ऐसे नहीं बनाना था, इसको ऐसे बनाना था। तो कस्टमर मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है कि वो हमारे प्रोजेक्ट का हशर नशर कर दे, हम फिर भी खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ उससे ये कह रहे हैं कि जो काम इस वक्त हम कर रहे हैं उसमें तब्दीली ना बताना, क्योंकि वो हम कर नहीं सकेंगे। लेकिन वो अगर बताएगा तो हम उसे सुन लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन इस आइट्रेशन के खत्म होने और अप्रूव होने के बाद फिर हम कहेंगे अच्छा, आपने इस आइट्रेशन में जो हमने कर लिया है, फलाना काम आपने कहा इसमें ये तब्दीली होनी चाहिए, इसको हम एक नई यूजर स्टोरी के तौर पे अगली आइट्रेशन में कंसिडर कर लेंगे और वो जैसे उसने चाहा है वो हो जाएगा। वो अगली आइट्रेशन में उसे बिल्कुल एन मुताबिक चीज मिल जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जनाब, एजाइल का जिक्र हो रहा है, आर यू विद मी? जैसे Yes, sir. ये बहुत मजेदार मैकेनिज्म है, लेकिन ये बस समझना ये है कि ये हाईली चेंजिंग एनवायरनमेंट में ही सूटेबल है, जहां पे तब्दीलियां बहुत ज्यादा नहीं होती हैं और कस्टमर बहुत ज्यादा मतलब अगर तो स्कोप क्लियर है ना, प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियर है, तो फिर जरूरत नहीं है एजाइल में जाने की। फिर आप अपना ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट से ही काम करें, वाटरफॉल से। और अगर स्कोप बहुत ही वेवी है, बार बार पता ही नहीं है क्या करना है, अब कोविड का इलाज निकालना है, पता नहीं क्या करना है, किसी को कोई पता नहीं है, कोई कोई दुलतियां मार रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो मतलब ये है कि ये फिर शायद इसको एजाइल इंक्रीमेंटल तरीके से किया जा सकता है। या जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसी चीजें जिसमें बहुत चेंजेस आती हैं, उनको हम एजाइल के तरीके से कर सकते हैं। जी मोहसिन भाई। थैंक यू सर। सर जो भी आपने एग्जांपल दिया, मतलब कोविड के हवाले से डेफिनेटली हमारी मतलब इसमें थोड़ी सी इनपुट थी, मतलब इस एप्लीकेशन में, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग पब्लिक हेल्थ से रेलिवेंट जो है एप्लीकेशन बनाते रहे हैं। WHO ने इसके ऊपर एक ऐप बनाई हुई है और वो इसके ऊपर उन्होंने इसको एजाइल ही मतलब कुछ वाटरफॉल लेकिन ज्यादा एजाइल बिल्कुल। एजाइल टर्मिनोलॉजी थोड़ा यूज की है। हाँ और ठीक। उसमें उन्होंने मतलब जो है उसमें पूरा बताया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करेगी। वैसे तो मैंने न्यूज है, वर्कशॉप्स है, लिटरेचर क्या है, जर्नल क्या है, ओवरऑल थेरेपी कैसे होगी, मतलब पूरी गाइडलाइंस बताई हुई है कि आपने इसको किस तरीके से अपने लेवल पे जो है कैसे प्रिकॉशंस करने हैं, कैसे इसको दूसरों को सेफ गार्ड करना है, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने ये अजाइल मतलब विद इन 4 से 5 मंथ्स में इन्होंने ये बनाया है और इस पे पूरा इन्होंने एजाइल मेथोडोलॉजी ही यूज की है। जबरदस्त। अभी देखें दुनिया में यही कुछ हो रहा है भाई, अब तो एजाइल हर जगह पे मिलेगा। अब उसको ये जो आपने हाइब्रिड कहा, असल में बात यह है कि लोग वाटरफॉल से एजाइल में शिफ्ट होने में थोड़े कंफ्यूज हैं। तो उसके दरमियान का कोई भी स्टेटस आप लेते हैं जब, तो आप उसे हाइब्रिड कह देते हैं। तो मतलब ये है कि अल्टीमेटली जमाना जो आने वाला है वो मुकम्मल तौर पे एजाइल होने वाला है, हर चीज एजाइल हो जाएगी, आप देखेंगे। मतलब और कोई 5-10 साल के अंदर एवरीथिंग विल बी एजाइल। दिस इज, मैंने कहा था ना कि ये डिसरप्टिव डिसिप्लिन है, मतलब आपके काम करने के तरीके को बदल देता है एजाइल। अच्छा जी, तो एजाइल का भी हो गया जी, कैसे इसका करना है। बाकी खैर इसको ये डेवलप स्केड्यूल को तो हमने कंप्लीट कर लिया, क्या क्या चीजें बनती हैं। मुझे ये बताइए, हमने उसका जिक्र किया था, क्या नाम है, एस्टिमेशन का। मेरा ख्याल है कि हम उसको बात करके आए हैं, ये वाला। मैं अभी दिखाता हूँ आपको।
You are talking about estimation of activity durations. हाँ जी, मैंने ये पहले बात की है कि नहीं की है? सर आई थिंक इस पे थोड़ा किया, लेकिन इसके ऊपर हमने कोई डिटेल डिस्कशन या कुछ इस तरीके से नहीं की। ओके। हमने सीख जी, तो मतलब सीक्वेंस एक्टिविटी से उसके बाद हम ये डेवलप स्कोप की तरफ आ गए। जी जी, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना समझना है कि जब मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास उस वक्त तक एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, तो एक्टिविटी एट्रीब्यूट आ जाएंगे, एक्टिविटी लिस्ट आ जाएगी, माइलस्टोन लिस्ट आ जाएगी, ये चीजें मेरे पास मौजूद होंगी। और मुझे सीक्वेंस का ना भी पता हो तो ड्यूरेशन कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी। वो जो नेटवर्क डायग्राम का बना होना जरूरी नहीं है। ड्यूरेशन एस्टिमेट करने के लिए डिपेंडेंसी मैटर नहीं करती। देखिए, अगर एक दीवार ने बनने में 3 दिन लगाने हैं तो उसमें 3 ही दिन लगाने हैं। दीवार के बनने का टाइम 3 ही दिन है। वो अलग बात है कि वो फाउंडेशन पर डिपेंडेंट है और वो फाउंडेशन इतने दिन लेती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने मर्जी दिन ले, वो उसकी ड्यूरेशन है, इसकी ड्यूरेशन 3 दिन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सीक्वेंस क्या है। उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन हर एक्टिविटी की अलग से कैलकुलेट की जा सकती है। वो अलग बात है कि आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकली तरीके से निकाल लें, किसी और तरीके से निकाल लें। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखिएगा, एस्टीमेट का मतलब अंदाजा होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्यूरेट साइंस नहीं है कि जनाब ये ड्यूरेशन अब 10 दिन लगा दिया तो ये 10 ही दिन में काम होगा। बात ये जी कि ये आपने अंदाजन एक फिगर लगाया है। लाजमी बात है, इसके अंदर टूल्स में देखिए आपने एक्सपर्ट जजमेंट जरूर इस्तेमाल किया है, और मतलब आप तजर्बाकार हैं और तजर्बाकार लोगों से मशवरा किया है, तो 10 दिन है तो ठीक ही होगा। लेकिन फिर भी जो करंट रिस्क हैं, जो करंट हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ इधर उधर हो सकता है। फिर उसके और कुछ एस्टिमेशन के टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एनालॉगस एस्टिमेटिंग। एनालॉगस एस्टिमेटिंग का मतलब है कि एनोलॉजी नहीं होती, आप किसी चीज को किसी चीज से मिसाल से जाहिर करते हैं। एनोलॉजी, एनालॉग कि मतलब जैसा कि पहले हुआ है ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, इसको एनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये जरा लूजली बाउंडेड एस्टिमेशन होती है। ये जरूरी नहीं होता कि एनोलॉजी 1 to 1 हो, कि अगर पिछले किसी काम में इस तरह, पिछले किसी प्रोजेक्ट में आपने इस तरह की एक्टिविटी की थी और उसमें 10 दिन लगे थे, अभी भी 10 ही लगेंगे, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप 1 to 1 कंपैरिजन कर रहे हैं तो 10 दिन भी हो सकते हैं, या उसके मुनासिबत से ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। अगर पहले 10 दिन लगे हैं तो हो सकता है आपके काम का वॉल्यूम ज्यादा हो, आप कहें यार इसको 20 दिन लगेंगे। या ऐसा हो सकता है कि आपका तजर्बा बढ़ गया हो, आप कहेंगे यार हम पहले तो हमने 10 दिन में किया था, अब हम 8वें भी करने की काबिलियत रखते हैं। तो कहने का मतलब है मुनासिबत किसी पुराने रिकॉर्ड से, पुराने प्रोजेक्ट, पुराने तजर्बे से लगाई जाए, लेकिन उस मुनासिबत से आप कोई एस्टिमेट लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 1 to 1 हो, वो 1 to many या many to 1 भी हो सकता है। आई होप मेरी ये बात समझे होंगे आप लोग। एनालॉगस एस्टिमेटिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, थैंक यू। अगर कोई शक हो तो जरूर आप पूछ लिया करें, क्योंकि ये जब हम गुजर जाएंगे तो फिर आप बाद में ना कहिएगा कि ये तो पता ही नहीं था। फिर आ जाती है पैरामीट्रिक। अच्छा, ये जो एस्टिमेशन की टेक्निक्स हैं, ये ड्यूरेशन के लिए भी तकरीबन यही है, कॉस्ट के लिए भी यही है, और रिसोर्सेज के लिए भी यही है। तीनों एस्टिमेट जब हम करते हैं तो इनमें तकरीबन यही यही टूल्स इस्तेमाल होते हैं। वहां भी एनालॉगस होती है, वहां भी पैरामीट्रिक होती है, सब कुछ सब जगहों पर है। तो मतलब यूं समझ लीजिए कि ये जनरल एस्टिमेशन के टूल्स हैं। पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग में क्या होता है कि हम एक पैरामीटर को जानते हैं और उससे वी कैन कैलकुलेट द होल। मिसाल के तौर पे कॉस्ट के हवाले से अगर बात करूं मैं, मिसाल के तौर पे आपका जी कंस्ट्रक्शन का रेट है 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। अब आप जितना मर्जी कंस्ट्रक्ट करा लें, एक पैरामीटर मुझे पता है 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट, मैंने 6,000 स्क्वायर फुट बनवाने हैं, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 एक अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। इसे कहते हैं पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। लाजमी बात है, दिस कैन नॉट बी वेरी एक्यूरेट, बट दिस इज फेयरली गुड,
क्योंकि जिन लोगों ने ये अमाउंट डिटरमिन की होती है उन लोगों ने पिछले बहुत से तजर्बात के एनालिसिस और प्रोबेबिलिटियां निकाल के उन्होंने रखा होता है कि जी अच्छा इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो तो जनाब उसके 8,000 रुपए पर स्क्वायर फुट होंगे, अगर इस तरह की हो तो 4,000 होंगे, अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो तो 2,000 होंगे। तो वो उन्होंने एक एवरेज रेट लगाया हुआ होता है और वो तकरीबन उसके इर्द गिर्द आपका काम हो ही जाता है। नॉट एन एग्जैक्ट फिगर बट पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग कुड बी अ वेरी गुड एस्टिमेट। पैरामीट्रिक में भी कोई शक तो नहीं है किसी को? मतलब एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, कितने आदमी ये सारा काम कर लेंगे? ये बात आपको अगर एक आदमी की कैपेसिटी का पता है कि एक आदमी 8 घंटे में इतना काम करता है तो कितने बंदे एक दिन में आप काम कितना करवाना चाह रहे हैं? क्यों जी, समझ आती है बात? सोए हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। सोना नहीं है, जाग के रहना है, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आता है 3 पॉइंट एस्टिमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेट उस सूरत में लिया जाता है कि असल में ये जितना भी डाटा हम एनालिटिक्स और पैरामीट्रिक वगैरह के लिए लेते हैं ये हम लोगों से जाके पूछते हैं, स्टेक होल्डर से पूछते हैं, कस्टमर से पूछते हैं और जिन लोगों ने पुराने प्रोजेक्ट किए हैं उनके तजर्बात से मुस्तफीज होते हैं। अगर तो डाटा मतलब लोग जो हमें फिगर्स दे रहे हैं वो उसमें हमें शक है या हमारे पास कम डाटा अवेलेबल है तो हमें फिर 3 पॉइंट एस्टिमेट करना पड़ता है। 3 पॉइंट एस्टिमेट में जनरली हम स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हमें बहुत से लोगों से राय लेनी पड़ती है, भले उनका तजुर्बा हो या ना हो, राय लेनी पड़ती है। असल में आपने ये गौर किया होगा कि रिसर्च जब भी होती है, नया इल्म जब भी दरियाफ्त करना होता है तो क्योंकि इल्म तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता वो वाला, वो बात तो भी इजाद भी नहीं हुई होती, तो उसके लिए कुछ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, कुछ तुक्के लगाए जाते हैं, मेरा ख्याल है ऐसा हो जाएगा, फिर लोगों से राय ली जाती है और उस राय को फिर मैनिपुलेट करके और उससे हम रिजल्ट्स को वैलिडेट करते हैं। तो ये जो राय होती है लोगों की ये बहुत अहमियत रखती है। तो आपने क्या करना है कि अब आपको नहीं पता, कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा, पुरानी फाइलें भी नहीं मिल रही कि इस तरह का काम कितनी देर में हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि आप अपने स्टाफ को और बाकी लोगों को इधर उधर आप 100-150 बंदों का इंटरव्यू करते हैं और या उनसे क्वेश्चनर फिल करा लेते हैं, उन्हें कहते हैं ये आपके ख्याल में ये काम कितनी देर में हो जाएगा। मैं एक सवाल फर्ज करें पूछा है मैंने, किसी ने कहा 2 दिन, किसी ने कहा 4 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 5 दिन, तो मतलब वो मेरे पास से 100 बंदों का रिजल्ट आ गया। अब इसको मैं डाल देता हूँ प्रोबेबिलिटी के उसके कंप्यूटर के अंदर कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के मुझे बताओ कि ये कितने में हो जाएगा। माइंड इट कि इट इज नॉट सिंपल एवरेज, जो प्रोबेबिलिटी में निकलती है वो सिंपल एवरेज नहीं निकलती, वो थोड़ी सी वेटेड एवरेज होती है। मतलब आप ये देखें, एक बड़ा रूल इसका सिंपल सा है कि जब आप आवाम से किसी बात पे राय लेते हैं तो ज्यादातर लोगों का ओपिनियन सिमिलर होता है, सेम नहीं होता मगर सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है। मतलब ये है कि मोर देन 50% पीपल, या एटलीस्ट ये 50 से भी ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 50% पीपल वुड बी टॉकिंग इन द सेम रेंज। ये 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन इसी रेंज में बात कर रहे होंगे सारे लोग, ज्यादातर लोग इसकी बात कर रहे होंगे अपने तजर्बे की रोशनी में या अंदाजे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही नेगेटिव फिगर देंगे, ना जी ना, ये तो 10 दिन में भी नहीं हो सकता, ये काम मैक्सिमम हुआ 10 दिन में होगा। अच्छा, अब ठीक है, ये पेसिमिस्ट हो गया। फिर एक आदमी ऐसा होगा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, वो कहेगा सर ये 1 दिन में हो जाएगा काम। अब आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि 2 से 4 से 3 दिन एवरेज ले लें आप उसकी। आम लोगों का ख्याल है कि 3 दिन में ये काम हो जाएगा और ज्यादा लोग हैं, वो बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये कह रहे हैं 3 दिन में हो जाएगा। और एक अकलौता आदमी है जो कह रहा है सर ये तो 1 दिन में हो जाएगा, और एक अकलौता आदमी है जो कह रहा है 10 दिन में होगा। अब मैं क्या करूं? लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं उनके ओपिनियन पे चलें और सिंपल एवरेज भी ले लें तो भी ठीक है। मगर यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए कि जो बंदा कह रहा है कि इस काम में 10 दिन भी लग सकते हैं, आप उसे पूछे तो सही क्यों लग सकते हैं।
आप उससे पूछेंगे, वो कहेगा जी मैंने जब इस तरह का काम किया, तो जब मैंने शुरू किया तो फलानी चीज टूट गई, फिर ये बीमार हो गया, फिर ये हो गया। मतलब अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन व्हेन ही ट्राई टू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, ऑल द हेल ब्रोक लूज, इट ऑल द रिस्क पॉसिबल उन्होंने उसको डैमेज किया, जिसकी वजह से वो 10 दिन में मुश्किल से ये काम कर सका। और आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता? Therefore, I cannot ignore the pessimist. On the other hand, जो ऑप्टिमिस्ट है वो उससे मैं पूछता हूँ कि भाई तो सारी दुनिया तो कह रही है 3-4 दिन में ये काम हो जाएगा, तुझे क्या तकलीफ है, तुम कैसे कहते हो 1 दिन में हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहता नहीं सर, मैंने खुद किया है, और जब मैंने किया तो जब मैंने ये शुरू किया तो ये भी काम जल्दी से हो गया, ये भी हो गया, तो सारे मुवाफिक चीजें आ गई, मतलब अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव रिस्क जिसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज अकर्ड एंड ही वाज फॉर्चुनेट एनफ टू डू इट इन वन डे। Why should I not be that fortunate? मतलब ये है कि मुझे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कंसिडर करना है, उसको कम से कम कोई ना कोई वेटेज तो जरूर देनी है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की राय को 4 गुना वेटेज दे दी जाए और 1 वेटेज पेसिमिस्ट को, 1 ऑप्टिमिस्ट को दे दी जाए। इसके पीछे एक पूरी बहस है, एक बेल कर्व बनता है। मैं अगर आप कहते हैं तो आपको बना के भी दिखा सकता हूं। जब आप किसी भी चीज के ऊपर राय लेते हैं तो फर्ज करें ये ओपिनियन लोगों से आपने मांगा है, तो लोगों के ओपिनियन का जो ग्राफ बनता है वो ये बेल कर्व की शक्ल का बनता है। अगर ज्यादा लोगों का ओपिनियन लिया जाए तो मतलब ये साइड प्लस है और ये माइनस है। फर्ज करें ये 3 दिन सेंटर में है, तो 3 दिन से कुछ ज्यादा देंगे कुछ कम देंगे, जो भी सेंटर फिगर होगा। तो 3 दिन 2 से 4 ये लोग हैं जो 2 से 4 बोल रहे हैं। फिर यहां से यहां तक के जो लोग हैं वो शायद और रिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने ये 4 जो लोगों का वेटेज सेंटर में है ये मैंने दे दिया मोस्ट लाइकली को, और 1 वेटेज ऑप्टिमिस्ट को दे दिया और 1 वेटेज पेसिमिस्ट को दे दिया। ये जी स्टैटिस्टिक्स का रूल है। तो अगर मैं सर ये स्क्रीन जरा शेयर कर दे सर। ओह सॉरी, ये नजर आ रहा है जी अभी? जी सर। जी सर। अच्छा, अब होता क्या है कि इसको सेंटर को हम कहते हैं ये 0 पॉइंट है। 1 मिनट, या ये सेंटर को मैं अगर 0 कंसिडर करूं तो ये होगा +1 +2 +3, ये -1 -2 और -3। तो 6 डिवीजन्स बनती हैं, सेंटर से 3 दाएं हाथ और 3 बाएं हाथ, 6 डिवीजन्स बनती हैं। इन 6 डिवीजन्स की एवरेज लेनी है, और जो राय ज्यादातर है वो ये है, ये जो मैंने आपको मार्क किया है 2 +-2 जो है इसको मैंने 4 टाइम्स वेटेज दी है। तो ये जो 4 टाइम्स वेटेज दी है इसका मतलब है कि 3 का फिगर था ना जो ज्यादातर लोग कह रहे थे, तो 4 × 3 12, और जो ऑप्टिमिस्ट कह रहा था 1 दिन 12 1 13, और पेसिमिस्ट कह रहा था 10 दिन 13 और 10 23। 23 को ये टोटल कितनी डिवीजन है, 6 से डिवाइड कर दें, 23/6। सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी क्या, estimated time is equal to optimist plus 4 times the most likely plus pessimist whole divided by 6. So this is the formula for calculating the time. जहां पे हमें शक होता है तो हम फिर इस तरीके के साथ करते हैं, और ये काफी फेयर तरीका है, इसे काफी अच्छा फिगर हमें मिल जाता है। और ये जो रिस्क को कवर करता है ये तरीका, और वो जो हमने कहा था ना कि रिस्क की सिमुलेशन हम रन करते हैं डेवलप स्केड्यूल के अंदर, मोंटी कार्लो एनालिसिस करते हैं, वो बुनियादी तौर पे इनकी वजह से ये जो 3 वैल्यूज निकली हैं, ऑप्टिमिस्ट मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्ट, इसकी वजह से हम इस काबिल होते हैं कि हम उसको प्रिडिक्ट करके देख सकते हैं,
हम कंप्यूटर को कहते हैं इस प्रोजेक्ट को जरा 500 दफा डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट करके बताओ, अगर कोई एक्टिविटी डिले होगी, कोई जल्दी होगी, तो वो फिर आपको मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज 1 मिनट के अंदर जवाब दे देता है कि 500 दफा मैंने प्रोजेक्ट को ड्राई रन किया और प्रोबेबिलिटी ये निकल रही है कि ये प्रोजेक्ट 49 डेज में हो जाएगा 100%। आप कहते हैं लेकिन मैंने तो 40 डेज लगाए हैं, तो वो फिर कहता है कि अच्छा 40 डेज हैं, तो 40 डेज में इस प्रोजेक्ट के होने के चांसेस 82.3% है। जी मोहसिन। सर ये जो 3 वैल्यूज निकाली हैं ये एवरेजेस हैं बेसिकली ये? नहीं नहीं नहीं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू, और फिर जो ये दरमियान वाले लोगों की एवरेज है, दरमियान वाले लोग जो हैं उनकी जो बात कही है उसकी एवरेज है। सर ये जितने लोगों से हमने राय ली है ये मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, मतलब हजारों में, देखिए सैकड़ों में? ये फाइंड किया गया है कि बहुत कम नंबर होगा तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। से कि अगर से कि 10 बंदे जी हैं, जी टोटल 10 बंदे हैं, ये जो स्मूथनेस है ना, कर्व जो बेल कर्व बन रहा है, ये जो इसके अंदर क्या कहते हैं बैंड्स आ रहे हैं, ये इस वजह से है कि जी जी ज्यादा सर, लोगों की राय है। अगर बहुत जी एग्जैक्टली। कम लोगों की राय होगी तो ये फिर सीधी ट्रायंगल बन जाएगी, और इसके लिए फिर हमें वही एवरेज वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर हम कहेंगे क्या कहते हैं इसको, कहते हैं ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बहुत कम लोगों की राय है तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे, और वो सिंपल एवरेज है O प्लस M प्लस P डिवाइडेड बाई 3। लेकिन अगर ज्यादा लोगों की राय आपने लिया तो वो ज्यादा सर एक्यूरेट होगी, और उसमें फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये कर्व वाली जो है ना, इसको बीटा कहते हैं। हम्म। सर फेवरेबली या मतलब कितने लोगों की राय होनी चाहिए, मतलब तो सर स्टैटिस्टिक्स ये ये? कहती है, स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि ये जितने लोग बढ़ते जाते हैं रिजल्ट इंक्रीज बेहतर खूब से खूबतर होता जाता है। 100 पे जाके ये तकरीबन स्टेबल हो जाता है। 100 से 500 तक ये रिजल्ट इंप्रूव तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना 0 से 100 तक था, और 500 के बाद और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी मोंटी कार्लो का सॉफ्टवेयर 500 करके दिखा देता है, 100 तो चले इतना एक्यूरेट नहीं होगा, 500 पे अगर आपको सिमुलेशन करके दिखा देता है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन जहां तक डाटा इकट्ठा सर किया ये जो लोग 50 से 100 बंदों का डाटा होगा तो दैट इज गुड। सर ये जो लोगों से हम ये ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं इन चीजों के बारे में, तो ये कोई मतलब हम कोई क्वेश्चनर यूज कर रहे होते हैं या कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है? जो इस तरह का डाटा होता है ना, ये क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है, और इसको इंटरव्यूज के थ्रू नहीं लिया जा सकता। इसमें मिसाल के तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज को हम एक क्वेश्चनर भेज देते हैं, और जैसे रिसर्च वाले स्टूडेंट नहीं करते, एक क्वेश्चनर सबको भेज देते हैं कि ये हमें फिल करके भेज दें, इस तरह उनको वो भेज देते हैं, वो लोग वो फिल करके वापस भेजते हैं। फिर उसके डाटे को डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, वो कंप्यूटर से मॉडल बनाते हैं, और उससे फिर ये सारा हिसाब किताब निकलता है, और काफी जबरदस्त नताइज निकलते हैं उससे। मतलब आप काफी हैरान होंगे कि ये चीजें ऐसे भी निकलती हैं। हम जब उधर अपना फ्रांस में पीएचडी करे तो उन्होंने हमें क्या किया कि एक दे दिया अपना फ्रांस का डाटा, पेरिस का। उन्होंने कहा जी पेरिस का ये इलाका है, इसमें ये क्राइम रेट है, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, वो सारी चीजें हमें दे दी। उन्होंने कहा जी इसको देख के अपना हाइपोथेसिस बनाएं। तो हमने कहा कि अच्छा यार, इसको उसको स्टडी करके जो अंदाजे लगाए हमने कहा अच्छा ये क्राइम रेट इस इलाके में ज्यादा है, और जहाँ पे सनलाइट कम होती है, या टीवी टीवी कम है, तो बहुत सी चीजें थी जो उसमें डाटे में दी हुई थी कि जनाब यहाँ, तो वो इस वजह से यहाँ क्राइम ज्यादा होते हैं। आप यकीन करें कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाए थे, जब हमने डाटा इकट्ठा किया, तो उनमें से अक्सर हाइपोथेसिस फेल हो गए। ठीक है, जो सिर्फ इस स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर, तो काफी बेहतर रिजल्ट इसमें से निकलते हैं, और वो आपको मतलब काफी सैनिटी है इसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा, ये हो गया जी 3 पॉइंट एस्टिमेट। फिर आता है बॉटम अप एस्टिमेट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट तरीका ये है कि हम सबसे निचले लेवल पे जाके उस चीज की एस्टिमेशन करें
फिर उससे उससे बड़े बड़े लेवल की एस्टिमेशन करें, उससे उससे बड़े लेवल की, और इस तरह पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन लगाई जा सकती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्यूरेट। देखिए ना, एनालॉगस में भी बहुत ज्यादा अंदाजा है, पैरामीट्रिक में भी किसी हद तक अंदाजा ही है, 3 पॉइंट में तो बिल्कुल ही अंदाजा है। बॉटम अप में लगा तो हम अंदाजा लें, लेकिन कैलकुलेशन की बेस के ऊपर 2 और 2 4 करके मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, कोई फार्मूला लगा लगू के मैंने कहा कि अच्छा जनाब इस काम के ऊपर मुझे इतने बंदे चाहिए, इतनी ईंटें चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, और जनाब इसके लिए मुझे ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा। इसी तरह जो जो बंदे लगने हैं, ये 2 दिन ये लगेगा, 3 दिन ये लगेगा, इसके टोटल इतनी एस्टिमेशन लग गई। तो आप ड्यूरेशन एस्टिमेट की कैलकुलेट बड़े जबरदस्त तरीके के साथ कर सकते हैं बॉटम अप। लेकिन एक बात याद रखिए, जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है, उसमें तो वी कैन सिंपली ऐड ऑल द कॉस्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दैट विल गिव अस द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। वी कांट डू दैट टू एक्टिविटी ड्यूरेशन, बिकॉज कई दफा हमने ये किया है, लोगों को पूछते हैं ना स्टूडेंट से कि अच्छा यार ये सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन लिखी हुई है ABCD, तो आप बताओ टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की क्या होगी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, दे ऐड एवरीथिंग अप एंड दे से इतनी ड्यूरेशन होगी। इसमें क्या गलती है जी? यूसुफ भाई आप बताएंगे। सर क्वेश्चन। भाई आपके सामने लिखे हुए एक्टिविटीज ABCDEF और हर एक की ड्यूरेशन लिखी है, ये 5 दिन का है, ये 10 दिन का है, ये 8 दिन का है, 7 दिन का है, तो सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन लिखी हुई है आपके सामने। तो क्या आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बता सकते हैं? सर स्क्रीन शेयर कर दे सर, वो वाला कौन सा? जो आप ड्यूरेशन का कह रहे हैं सर, अभी इस पे कोई स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं? नहीं यही है बस। वैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपको मैं, जैसे मैंने आपको डाटा लिखवाया था, तो उसमें कहानी एक्टिविटीज दी, मैंने उनको ड्यूरेशन बता दी आपको, ठीक है ना? अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन पता हो, क्या आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बता सकते हैं? यस सर। ओके, कैसे? सर उसी तरह गैंग चार्ट से उनको एक्टिविटीज को पुट करेंगे उससे। गैन चार्ट नहीं, पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम। वो तो मुझे ये सब वो मुझे आती है, उसके बाद गैंग चार्ट लाइक। गैन चार्ट के वक्त तक तो हमें ड्यूरेशन का पता लग चुका होता है, हमें नेटवर्क एनालिसिस के अंदर ही पता चल जाता है कि एक्टिविटी प्रोजेक्ट कितनी ड्यूरेशन का होगा। जब हम फॉरवर्ड पास कंप्लीट करते हैं ना, फॉरवर्ड पास कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आ जाती है। इसका मतलब है नेटवर्क एनालिसिस के दौरान हमें ड्यूरेशन का पता चलता है। ये बात गलत है कि कोई कहे कि सारी ड्यूरेशन को जमा कर दो तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकल आएगी, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज तो इन पैरेलल हो रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, कई पाथ चल रहे होंगे। इसलिए ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को जमा करने से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल आती है। हाँ, अलबत्ता अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन पता है तो हम उसको बाकायदा नेटवर्क डायग्राम के ऊपर प्लॉट करके और फिर उसकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या आप सब इस पॉइंट पे क्लियर हैं? यस सर। ओके। यस सर। फिर जनाब आता है डाटा एनालिसिस। इसमें जो भी आपने ड्यूरेशन लगाई है उसको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के हिसाब से लगाएं। आप कहें कि जनाब ये काम ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, ऐसा किया जाए तो इतना टाइम लगेगा, ऐसा किया जाए तो इतना टाइम लगेगा, तो अल्टरनेटिव्स को भी कंसिडर करें। और दूसरी बात ये कि आपने रिजर्व्स रखने हैं हर एक्टिविटी को। अच्छा, एक मैंने देखा फौज में एक तरीका इस्तेमाल होता है कि जनाब सारा एस्टिमेशन जब हो जाता है ना, वो कहते हैं 10% इस पे रिजर्व स्टैंडर्ड लगा दो, स्टैंडर्ड रिजर्व है 10% ऑन टॉप ऑफ टोटल कैलकुलेशन। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। क्यों बोला? वो इसलिए कि आपने हर एक्टिविटी की अपनी अपनी सेंसिटिविटी है, हर एक्टिविटी के लिए अपना रिजर्व होना चाहिए। किसी को रिजर्व चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। जो चीज ज्यादा सेंसिटिव है, हो सकता है उसके लिए मुझे 2-2, 3-3 गुना ज्यादा रिजर्व चाहिए हो। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट का विजिट है और
बिजली चली जाएगी तो हम क्या श्योर करेंगे? हम ये श्योर करेंगे वापडा वाले एक तो उस टाइम पे बिजली ना बंद करें। अगर वो बंद कर भी देते हैं तो पीछे जनरेटर हो, और जनरेटर भी है तो पीछे यूपीएस भी हो, और उस इन दोनों का पीछे बैकअप भी हो। तो मतलब मैंने कितनी चीजें श्योर की। एक बिजली के लिए मैंने 5 गुना अश्योरेंस ऐड की, क्योंकि मसला सेंसिटिव था। वी कुड नॉट अफोर्ड कि प्रेसिडेंट इधर बैठा हो और लाइट चली जाए, राइट? तो ये हमने इंतजाम इस तरह, ये ज्यादा सेंसिटिव था। ऑन दी अदर हैंड कोई और चीज है जिसके अंदर आप कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं, लाइट चली भी गई तो खैर है, ठीक है जी, उसके लिए हम कम रिजर्व रखते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लाइट्स होती हैं या कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनको यूपीएस पे रख देते हैं, और बाकी चीजें जो है वो नॉर्मल लाइट पे रहती हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप डिफाइन करें कि कौन सी वाली एक्टिविटी को कितना रिजर्व चाहिए, ड्यूरेशन के हिसाब से भी, कॉस्ट के हिसाब से भी, और रिसोर्स के हिसाब से भी। हर जगह पे ये रिजर्व एनालिसिस होता है। अच्छा, ये रिजर्व किस लेवल पे कैलकुलेट होता है, ये आप कॉस्ट में एक डायग्राम है जहाँ पे ये बड़ा क्लियरली डिफाइन है। सबसे पहले एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का रिजर्व हो सकता है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक्टिविटी का बराबर रिजर्व होता है। जरूरत के मुताबिक किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि एक कुर्सी है, वो एक ही कुर्सी है आपके प्रोजेक्ट में, और उसको किसी काम पे आप इस्तेमाल करने बैठने के लिए, उसका क्या रिजर्व रखेंगे? अगर आपने कहा जी 10%, तो 10% क्या उस कुर्सी का एक पाया आप अलग से ले लेंगे, या क्या करेंगे? आपको क्या पता इस कुर्सी में से क्या चीज टूटेगी। लेकिन अगर ये कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी गैर मौजूदगी में प्रोजेक्ट रुक जाएगा, तो आप इसके लिए एक पूरी कुर्सी रिजर्व के तौर पे रखेंगे। आप आधी कुर्सी नहीं रख सकते, आप 1/4 कुर्सी नहीं रख सकते, आप 10% कुर्सी नहीं रख सकते। अगर तो प्रोजेक्ट में इसकी अप टाइम जो है 100% है, तो फिर मुझे एक रिजर्व कुर्सी पूरी रखनी पड़ेगी, मतलब 100% रिजर्व। लेकिन अगर जो चीज है वो मिसाल के तौर पे दाल है, दाल का 10% हो सकता है, छोटे छोटे दाने हैं, आप कहें जी 10% एक्स्ट्रा रख देते हैं रिजर्व, चलें ठीक है, दैट इज पॉसिबल। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हर चीज का रिजर्व डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आपको रिजर्व इधर एक्टिविटी लेवल पे रखना है। एक्टिविटी लेवल पे जो रिजर्व होते हैं, एक्टिविटी की ड्यूरेशन प्लस उसका रिजर्व, ये हम सब पूरे एक वर्क पैकेज की कैलकुलेशन करते हैं। वर्क पैकेज में 10 एक्टिविटीज हैं, तो हम उन 10 एक्टिविटीज की ड्यूरेशन और उनके रिजर्व्स ऐड करके वर्क पैकेज की एक कैलकुलेशन निकालते हैं। फिर वर्क पैकेज का अपना भी रिजर्व हो सकता है। दो जगहों पे रिजर्व है, एक एक्टिविटी लेवल पे रिजर्व है और एक वर्क पैकेज लेवल पे रिजर्व है। इसके बाद वर्क पैकेज मिलके एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। मतलब कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरा प्रोजेक्ट है, तो ये एक कमरा शायद एक कंट्रोल अकाउंट हो, इस कमरे में एक दीवार बनाना जो है एक वर्क पैकेज हो, और दीवार में ईंटें लगाना एक एक्टिविटी हो। तो मतलब ये जो कमरे का सारा हिसाब किताब है, ये ऑल द वर्क पैकेजेस इन दिस रूम sum together along with their reserves, जो वर्क पैकेज रिजर्व्स हैं, दैट विल सम अप टू बी द कॉस्ट अकाउंट। अब ये कॉस्ट अकाउंट इसका बन गया, लेकिन कॉस्ट अकाउंट क्योंकि अकाउंटिंग की चीज है तो इसका कोई काम से ताल्लुक नहीं है। अकाउंटिंग वाला कोई रिजर्व अपना नहीं रख सकता, उसको अलाउड नहीं होता। तो कंट्रोल अकाउंट में कोई रिजर्व नहीं होता। तो जितने भी कमरे हैं, फर्ज करें 10 कमरे हैं, तो 10 कंट्रोल अकाउंट को जमा करेंगे, सिंपली प्लस करेंगे, तो आपके प्रोजेक्ट का बजट बन जाएगा, प्रोजेक्ट का टोटल बन जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दिस बजट मैनेजमेंट विल कीप सम रिजर्व, वो उनकी मर्जी है, वो 5% रखते हैं, 10 रखते हैं, जो मर्जी रखते हैं, वो उनकी मर्जी है, और उन्होंने आपको देना भी नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, वो आपके लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट रिजर्व ऐड करके दैट इज देन द टोटल बजट फॉर द। तो ये एनालिसिस हो गया जी, डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बाकी मेरा ख्याल ऐसी कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं रह गई है। तो अभी आपका अगले हफ्ते टेस्ट है, एग्जाम है इसका। यस सर। ओके, आपको 3 क्वेश्चन दूंगा मैं, और 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस के टॉप के ऊपर पहले पेपर में
आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और वो ये सब लोग सुन लें और बाकी जो नहीं है उनको भी बता दें कि जो सिनेरियो एक ही होगा, कहानी एक होगी कि आप एक प्रोजेक्ट है, इस किस्म का प्रोजेक्ट है, आप उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और ये मसले मसाइल हैं। अब आप इसके लिए ये करें, ये करें, ये करें। तीनों क्वेश्चन उसी एक सिनेरियो की बेस के ऊपर आपने जवाब देने हैं। अच्छा जी, और लाजमी बात है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपका टेस्ट हो रहा होगा, तो अब आपने प्रैक्टिकल काम भी बहुत सारा किया। ज्यादा मैं आपको लोड नहीं करूंगा, अगर मैंने कि नेटवर्क डायग्राम भी बनवाना है तो इतना मुश्किल नहीं बनवाऊंगा, सादा सा बनवाऊंगा। जिस तरह का आपको ये मैंने अभी एक असाइनमेंट में दिया था और अक्सर लोगों ने ठीक किया, तो इसका मुझे अब ये क्लियर है कि आप लोग इस तरह की चीज कर सकते हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं। सर गैंग चार्ट ना दीजिएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कौन, मेरीन बोल रही है? यस सर। तो आपको अभी तो बताया है मैंने सारा, आप किसी के साथ बैठे और समझें। यस सर, वो मैं बैठी हुई हूँ बस। हाँ, तो इसको समझें। और ये कोई मुश्किल नहीं, इतना आसान काम है, निहायत आसान काम है। आपने नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उससे आपने वो निकालना है। तो मतलब ये है कि कुछ प्रैक्टिकल आपके डिसीजंस कैसे आपने लेने हैं, नेटवर्क डायग्राम होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की चीजें मिला जुला के एक हल्का फुल्का सा पेपर बन जाएगा आपका। 30 नंबर होंगे टोटल उसके। ठीक है जी। सर थोड़ा पेपर आसान बना दीजिएगा प्लीज सर। सर जी, इससे ज्यादा क्या आसान होगा? अभी ये देखे ना, सारा कुछ तो आपने क्लास में कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाली चीज दूंगा, जरा डिफरेंट दूंगा, कुछ और सिचुएशन बनाऊंगा और आप उसके हिसाब से दीजिएगा, बताइएगा मुझे। सर ये इसमें हमारा कितना जो अब तक हमने पढ़ा है आज तक का, ये कवर है या हाँ जी, कवर है, क्योंकि कवर कुछ ये है, ये ठीक है कवर है। सर। लेकिन बाय दी वे हमने पिछली दफा भी इतना ही किया था, हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लिया आज। पिछले हफ्ते तक भी हम यहीं पर ही थे। ज्ञान चार्ट तो आप बना चुके थे ना? ये सर आज तो सिर्फ सर रिसोर्स वो वाला पार्ट किया ना, एक्स्ट्रा जो किया रिसोर्स जो एलोकेशन में हाँ जी, आपने। जो सिर्फ एक चीज हमने नहीं की हुई है, वो एक प्रोसेस रह गया कंट्रोल का, वो एग्जाम में नहीं आएगा। कॉस्ट अपना स्केड्यूल कंट्रोल, कंट्रोल स्केड्यूल, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक सर, एक क्वेश्चन है सर, डेफिनेशन वगैरह लिखने को तो नहीं देंगे ना सर? आप कह रहे हैं ये सिचुएशन बेस्ड और इस तरह कोई केस स्टडी टाइप होगा? आपकी राय पूछ सकता हूँ, डेफिनेशन मैंने क्या करनी है, मैं उस सिचुएशन बिल्कुल पे सर, आपकी थैंक राय यू सर। पूछ सकता हूँ। तो उसमें आप भले डेफिनेशन दें ना दें, जो मर्जी लिखें, आपकी मर्जी। दैट डजंट मैटर कि जी किताब के मुताबिक एन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर आपने बात सही की है तो नंबर मिलेंगे, बात गलत होगी तो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? सर लिखने के तो नंबर मिलेंगे ना सर, मेहनत की। खाली लिखने के नहीं है। एक दफा एक स्टूडेंट ने जनाब उसको बड़ा पेपर भरा हुआ जनाब, काफी कुछ लिखा हुआ। मैंने कहा यार बड़ा पेपर जबरदस्त किया है। मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसने लिखा हुआ कैमरे की इतनी लेंसेज होती हैं और वो ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसको फोटोग्राफी के ऊपर तो सारी कहानी लिखी हुई, तस्वीरें भी बनाई हुई लेंसेज की, और उसने खूब शीटें एक्स्ट्रा लगा के उसने जमा कराया। ऐसा नहीं होना चाहिए, खाली सफे काले करने के पैसे नहीं होते। जो पूछा गया है उसका जवाब देना है ना आपने। सर ऑनलाइन तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स का ना सर, थोड़ा सा मतलब पेपर इस तरह हो कि फ्लेक्सिबल हो, आसान हो, क्योंकि हम टाइम इसको सबमिट करा सके। 1.5 घंटे का पेपर होगा सर, हाँ, तो हम मैनेज कर सके सर इसको। हो जाएगा इंशाल्लाह, आराम से हो जाएगा, आराम से। इंशाल्लाह सर। कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोगों को कितना टाइम लगा था वो गैंट चार्ट बनाने में, मुझे ये बताओ। सर वो तो हमने मतलब रजिस्टर में बना के सर पिक निकाल के आपको भेज दिया था, वो कोई बस, इतना मसला नहीं है यहाँ तो। तो बस थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगेगी ना, सफाई से करना है, जरा सा सफाई से करना है ताकि कोई उसमें गड़बड़ ना हो। बाकी अभी मैंने आपको जो आप लोगों ने भेजा था उसको मैंने कमेंट आपको सबको भेज दिए हैं, किसने क्या गलती की हुई है, तो आपको पता चल गया क्या क्या है। सर तो पेपर में भी गैंट चार्ट आएगा तो हम उसकी भी पिक बना के अटैच करके उस डॉक्यूमेंट में ऐड करके भेज सकते हैं? क्या बना के? कागज पे लिखेंगे ना आप? फॉर एग्जाम्पल। जी सर। हाँ, तो कैसे कैसे आप भेजेंगे? नहीं सर, फॉर इंस्टेंस अभी पेपर ऑनलाइन होएगा, सही है, मैंने गैंट चार्ट बनाना है। हाँ ठीक है, तो मैं A4 पेपर पे बना के उसका PDF बना के तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर दूंगा। हाँ हाँ,
ऐसा हो सकता है ना, मतलब जरूरी तो नहीं कंप्यूटर पे गैंट चार्ट बनाया जाए, एज इन नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे पे बनाना बनाया जाए, हम हाथ चाहिए। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि कंप्यूटर पे ना बनाओ, हाथ। ना बनाए ना, राइट, तो हाथ से बना के तो हम वो पे ऐड फोन से हाँ लेके तो हाँ, वो अटैच कर देंगे ऑफ document में। कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक चलें जी, फिर सी यू इन द एग्जाम, मतलब ऑनलाइन ही देखेंगे, आपसे मुलाकात होगी फिर। है, इंशाल्लाह, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। आपसे